चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे पावर इन एसी सर्किट। तो भाई डीसी में पावर कितना होता है? वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है ना, सिंपल है, कांस्टेंट होता है, मल्टीप्लाई किए मिल गया। अब एसी में तो भैया वोल्टेज भी वैरी कर रहा है, करंट भी वैरी कर रहा है। तो अपन क्या दो बात कर सकते हैं, एक बात कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना पावर होगा, एक बात कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एवरेज पावर कितना कंज्यूम हुआ होगा। तो भाई पावर होता क्या है, सबसे पहला तो यही सवाल है। तो क्या होता है, तो जिस रफ्तार से, जिस रेट में इलेक्ट्रिक एनर्जी को सर्किट खाता है, कंज्यूम करता है, वो होता है अपना पावर, ठीक है। अब डीसी में तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, एसी के लिए अपन करते हैं, इसलिए एसी की बात कर रहे हैं। तो अपन ईएमएफ मान लेते हैं कि ईएमएफ जो है अपना वो है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा एज्यूम कर लो, ठीक। और करंट को मान लेते हैं कि 5 लैग कर रहा है, 5 पीछे है ईएमएफ से। तो ईएमएफ अगर अपना ये था ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट अपना है आई एम साइन, अच्छा आई नॉट ले लेते हैं, दोनों को सेम लेते हैं, ओमेगा टी माइनस 5। तो ये हो गया अपना वोल्टेज और करंट। अब ये इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देती है, फाई जो है वो फेज एंगल है करंट और वोल्टेज के बीच में, ठीक है कि नहीं। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो कितना होगा, E इंटू आई होगा कि नहीं बताओ। तो E कितना है भाई, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। तो ये ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये जो साइन ओमेगा टी माइनस 5 है ना, इसको एक्सपेंड कर लो, साइन ए माइनस बी कितना होता है, साइन ए माइनस बी कितना होता है, या साइन ए माइनस बी क्यों कर रहे हैं अपन, एक और आइडिया है अपने पास, एक काम करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक। साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। तो ये इसको अलग छोड़ दो, ई नॉट आई नॉट बाई 2, और ये 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है, प्लस बाद में हो जाएगा, और माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ए कितना है, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस 5, ठीक। ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस, ये देखो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी गायब, माइनस 5 आएगा, कॉस माइनस 5 कॉस 5, ठीक, माइनस ओमेगा टी माइनस 5, 2 ओमेगा टी माइनस 5, हाँ या नहीं। तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस पावर। बताओ इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? तो किसी भी इंस्टेंट पे इतना पावर होगा, ठीक। अब अगर हम निकालना चाहते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल में भाई कितना पावर कंज्यूम हुआ, तो निकालते हैं एवरेज पावर डिसिपेटेड इन 1 साइकिल, एवरेज पावर डिसिपेटेड ये स्पेलिंग गड़बड़ हो गया इसका, डिसिपेटेड इन 1 साइकिल। तो भाई एक साइकिल में ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अब इंस्टेंटेनियस पावर है तो इससे एवरेज कैसे निकालेंगे बताओ। तो इसका एवरेज लेना होगा, है ना, किसका, इसका एवरेज ही लेना है, और क्या करना है, है ना। तो अब इसका एवरेज कैसे लिया जाए, सोचो। तो देखो हमारे पास क्या है कि अगर हम सोचे कि dt टाइम में पावर अगर p है मान लो, ठीक है, तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, dw, जो कितना होता है पावर इनटू टाइम, है ना। वर्क डन कितना होता है, पावर इनटू टाइम, अच्छा, पावर या इंस्टेंटेनियस पावर है अपने पास। तो dw की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5 dt, हाँ या नहीं बोलो, ठीक। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दें
तो इधर अपने को 0 से W मिलेगा और इधर क्या मिलेगा भाई, इधर 0 से टाइम t तक लेंगे, ठीक है। तो नेट वर्क डन यहाँ से मिल जाएगा। अब अगर नेट वर्क डन अपने को मिल गया तो वहाँ से अपने को पावर निकालना है ना। तो नेट पावर कितना होगा, तो नेट पावर वर्क डन बाई टाइम होता है, वर्क डन बाई टाइम होता है। तो यहाँ से जो W निकल के आएगा उसको फिर अपन टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पावर एवरेज। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ऐसा नहीं लिख दूँ क्या, 1/t, ये ई नॉट और आई नॉट भी तो इंटीग्रेशन से बाहर जाएंगे, तो ई नॉट आई नॉट टू टी, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t cos फाई माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई dt, बोलो ठीक है। तब इसको इंटीग्रेट करने का कार्यक्रम करो, इसको इंटीग्रेट करो, कैसे हो जाएगा, cos फाई का cos फाई का sin फाई, ठीक है। इसका क्या करोगे, 2 ओमेगा टी माइनस फाई है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक बार सिखा चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। 2 ओमेगा टी माइनस फाई को क्या लिखेंगे, कोई दूसरा टर्म ले लो, y ले लो, चलो तो डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, dt इज इक्वल टू डी वाई बाई 2 ओमेगा मिलेगा, dt इज इक्वल टू डी वाई बाई 2 ओमेगा मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, माइनस क्या होगा, ये dt बाई डी वाई बाई 2 ओमेगा आएगा और नीचे 2 ओमेगा होगा, तो ये कॉस का ये साइन 2 ओमेगा टी माइनस फाइव अपॉन 2 ओमेगा, ठीक, और 0 से t तक, तो ई नॉट आई नॉट बाई 2t। अच्छा, साइन फाई का कुछ होगा, साइन फाई का कुछ होगा क्या, साइन फाई में भाई टाइम तो है ही नहीं, और कॉस फाई था ये, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद t आना चाहिए था ना, फाई इंटू टी, ताकि उसमें अपन t माइनस 0 लिख सके। तो यहाँ क्या होगा ये, तो साइन फाई और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस ये 1/2 ओमेगा, ठीक है। अब ये ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई टी, है ना, और t की जगह कैपिटल T डालेंगे, तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 2 इंटू 2 पाई बाई टी, ऊपर क्या हो गया 4 पाई बाई टी इंटू कैपिटल T क्या हो गया 4 पाई। तो पहला टर्म क्या मिला अपने को, साइन 4 पाई माइनस फाइव, ठीक है, पक्का। दूसरा टर्म क्या मिलेगा, 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, अरे ये 2 ओमेगा टी 0 हो जाएगा, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होना था ना, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, साइन माइनस फाइव, ठीक, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे, तो देखो ये साइन 4 पाई माइनस फाइव क्या होगा, क्या ये तुम लोगों को दिख रहा है, 4 पाई माइनस फाइव, साइन ए माइनस बी, हाँ, तो ये साइन 4 पाई माइनस फाइव निकालो, कैसे निकलेगा, ये 2 पाई 4 पाई माइनस फाइव इधर। अब ASTC रूल के हिसाब से यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाइव का इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखना, अभी यहाँ चमत्कार होने वाला है, क्योंकि ई नॉट आई नॉट बाई 2t साइन फाइव, अरे एक सेकेंड, ये कॉस फाइव कांस्टेंट था ना, तो कॉस फाइव तो कॉस ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है, कॉस फाइव चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ये तो हो गया कॉस फाइव इंटू कैपिटल T माइनस 1/2 ओमेगा, ये क्या हो गया, माइनस साइन फाइव, ठीक है। और ये साइन माइनस फाइव क्या होगा, माइनस साइन फाइव, माइनस माइनस का प्लस, तो प्लस साइन फाइव, ये तो गायब हो गया, तो ये पूरा गायब, तो अपने क्या मिला, फिर ये टी भी कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाइव, ठीक। अब देखो ये 2 को लिख सकते थे यार √2 √2,
तो E0/√2 क्या होता है? ERMS, और I0/√2 क्या होता है? IRMS, और अपने पास क्या है? cos phi। तो ERMS, IRMS, cos phi। ठीक, अभी आगे देखेंगे cos phi पावर फैक्टर है थोड़ी देर बाद। अभी बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आया क्या? अब याद करो, जब सीरीज RLC सर्किट था तो हमने वहाँ पे इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाया था और cos phi की वैल्यू R/Z लिखी थी, याद करो। तो वो भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर इसके कुछ स्पेशल केस देखते हैं कि अलग अलग कंडीशन में फाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। क्योंकि हमने क्या देखा हुआ है, रेजिस्टेंस जब होता है सिर्फ, तो फाई कब होता है? 0। लेकिन इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के में फाई कितना होता है? π/2 और -π/2। तो सबके लिए अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो अब शुरू करते हैं, यहाँ इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब सबसे पहले देखो कि सीरीज सर्किट की बात नहीं करते, सबसे पहले सिर्फ रजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं। केवल रजिस्टर लगा हुआ है। अब अगर रजिस्टर है केवल, मतलब हेडिंग तो डालो पहले, स्पेशल केसेस, ठीक है। इसमें सबसे पहला केस हम लोग ले रहे हैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट, ठीक। तो इसमें फाई कितना होता है? कोई लीड लैग होता है क्या रजिस्टर में? नहीं। तो फाई कितना होता है? 0। तो क्या हो जाएगा? पी एवरेज कितना हो जाएगा? E0, या RMS में लिखते हैं ERMS IRMS cos 0। cos 0 कितना होता है? 1 ना। तो ERMS IRMS, ये हो गया एवरेज पावर। तो एक DC जैसा बिहेवियर, कोई खास दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते थे? ERMS का स्क्वायर बाई R, या फिर IRMS का स्क्वायर इंटू R, ठीक। दूसरा केस लेते हैं, अगर ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, L मतलब इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। इंडक्टर में क्या होता है? इंडक्टर क्या करता है? करंट को रोक देता है ना। तो क्या होगा? करंट यहाँ पे पीछे हो जाएगा, तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल आएगा वो कितना आता है? π/2 का, ठीक। तो P एवरेज कितना हो जाएगा बताओ? cos π/2, cos π/2 कितना? 0। बढ़िया, हो गया, खत्म। तीसरा केस यहीं लिख दूँ, छोटा सा है क्योंकि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो इसके लिए फाई कितना हो जाएगा? यहाँ पे भाई, यहाँ पे करंट लीड करता है, तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में करंट को देखें तो -π/2 का एंगल मिला है ना, पक्का, ठीक है। तो अब cos -π/2, ये भी 0। तो ये पावर एवरेज 0, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब जब सीरीज LCR सर्किट था, सीरीज LCR सर्किट या RLC सर्किट था, तो इसमें अपने को याद आ रहा होगा कि अपन निकाले थे फाई को tan इनवर्स XL को ग्रेटर माने थे, और XL - XC/R आया था क्या? देख लो पीछे पलट के पेज, ये आया था फाई का वैल्यू। तो यहाँ से cos फाई निकालना पड़ेगा अपन को, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ पावर आएगा, कुछ पावर आएगा, cos फाई रहेगा कुछ, ठीक। और एक चीज बताओ, इंडक्टर कैपेसिटर कोई एनर्जी जब वो कंज्यूम करते ही नहीं, तो ये जो पावर एवरेज, जो ये डिसिपेटेड पावर यहाँ दिखेगा, वो किस में दिखेगा? किसके पास हो जाएगा पावर? कौन डिसिपेट कराएगा पावर? सिर्फ रजिस्टर, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर कोई भी पावर डिसिपेट या कंज्यूम नहीं करते हैं आइडियल सिनेरियो में, ध्यान रखना, आइडियल सिनेरियो में। क्योंकि अगर एक इंडक्टर है तो अगर वो आइडियल नहीं है तो उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक। अच्छा, एक और केस देख सकते हैं, रेजोनेंस कंडीशन पे क्या होगा भाई? रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है? XL = XC होता है क्या? तो ये फाई कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 0। tan 0 कब होता है? 0 पे। tan 0 कब होता है? 0 पे ना, ठीक। तो cos 0 कितना होता है? 1। तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा? ERMS IRMS × 1। ये मैक्सिमम पावर है, क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर कोई बिहेवियर दिखाएंगे नहीं रेजोनेंस पे, तो पूरा का पूरा जो पावर है वो कहाँ डिसिपेट होगा?
वो रजिस्टर में डिसिपेट हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है इसके स्पेशल केस समझने में? बहुत से सिंपल था। चलो ठीक है, इसको नोट करो, फिर पावर फैक्टर स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है अपना पावर फैक्टर, ठीक है, तो लिखो। अब देखो जो एवरेज पावर आया था वो कितना आया था? ERMS IRMS cos फाई, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये इफेक्टिव EMF है, ये इफेक्टिव करंट है, और एक और ये टर्म मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो पहली चीज तुमको पता होनी चाहिए कि ERMS इंटू IRMS इसको बोलते हैं एपरेंट पावर। इसको क्या बोलते हैं? एपरेंट पावर। मतलब जो पावर हमको दिखाई देगी कि भाई इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट जो होगा वो एपरेंट पावर हमको फील होगा ऐसा, बट एक्चुअल में ये पावर वहाँ पे दिखाई नहीं देती है। और जो ट्रू पावर होता है, जो एक्चुअल में असलियत में जो पावर आई, वो क्या होती है? वो एपरेंट पावर इनटू कॉस फाई होता है, ठीक है। तो ये जो कॉस फाई है इसी को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई। और फाई जो है वो क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ये भी बोल सकते हो, या इसको पावर फैक्टर एंगल भी बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो ये जो कॉस फाई है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। -1 से 0 वाला क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इससे तो फिर ट्रू पावर नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो सर्किट है वो डिलीवरी देने लग गया, ऐसा थोड़ी ना होगा यार, ठीक है ना। तो ये जो पावर फैक्टर होता है ये 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। और तुम लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर कोई कंपनी है मान लो, और वो अपना पावर फैक्टर ना 1 आइडियल है, 1 आइडियल पावर फैक्टर है, कभी नहीं पहुँचता। बट क्या होता है कि मशीनें चलती हैं, मोटर चलता है, तो कई बार क्या होता है पावर फैक्टर कंपनियों का गिर जाता है, 0.8 चला जाता है, 0.95 तक माना जाता है, ओके 98 बहुत बढ़िया, उससे ज़्यादा मिलना थोड़ा सा रेयर होता है। तो जब कंपनियों का पावर फैक्टर गिर जाता है ना, तो क्या होता है कि वो एपरेंट पावर जो सप्लाई आ रही है वो तो कुछ और है, बट वो यूज़ कुछ कम करते हैं और उल्टा लोड बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि कंपनियों पे फाइन लगाया जाता है। तो जो भी कंपनी अगर अपने पावर फैक्टर से कम पावर फैक्टर पे यूज़ करती है ना, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक। अब तुम लोग सीरीज RLC सर्किट में cos फाई की वैल्यू निकाले थे, R/Z होता है। R/Z क्या होता है? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बताओ इसमें कोई दिक्कत? या इसको ω/L - 1/ωc का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक। अब प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के लिए तो फाई 90 होता है, तो इसलिए अगर केवल प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट है तो अपना पावर फैक्टर 0 होगा। लेकिन प्योरली अगर रजिस्टिव होगा तो फाई 0 होगा, फाई 0 होगा तो क्या होगा? पावर फैक्टर 1 होगा, मतलब मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसीलिए रजिस्टर के केस में मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी के बाद इसी से एक और चीज़ है, नेक्स्ट है वॉटलेस करंट, ठीक। पावर किस में होता है? वॉट में। मतलब अगर करंट में पावर ही नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा करंट जिसमें पावर ही नहीं है, तो भाई एवरेज पावर तो ERMS IRMS cos फाई तुम लोग लिख चुके हो, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि इस इधर अपना ये करंट है IRMS और ये अपना EMF है ERMS, ठीक। और इनके बीच का एंगल फाई है, तो ये IRMS के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा IRMS cos फाई और एक इधर होगा, ठीक है। जो भी जैसा भी बनेगा, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं, समझ जाओ बस, IRMS sin फाई, ठीक है कि नहीं। अब देखो ये IRMS cos फाई और इंटू ERMS ये क्या देगा तुमको? पावर। लेकिन जब ERMS इंटू IRMS sin फाई करोगे तो इसमें जो एंगल है वो कितना हो जाएगा? 90, cos 90 0। तो जब ये वाले करंट की बात करोगे तो पावर कितना रहेगा? उस करंट तो फ्लो कर रही है ना, करंट फ्लो कर रही है, बट पावर कितना है? 0। पावर कितना है? 0। तो ये जो IRMS sin फाई वाला कंपोनेंट है ये यहाँ पे वॉटलेस करंट होगा, क्योंकि इससे जो एसोसिएटेड पावर है वो कितना है?
0। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, हो सकता था ये यहाँ पे भी हो सकता था, तो इसके भी 2 कंपोनेंट होते और इधर वाला कंपोनेंट दिखता। मतलब π/2 माइनस π/2 दोनों एंगल के लिए ये चीज़ ट्रू है कि ऐसा मतलब करंट जो फ्लो हो तो पावर अपने को 0 मिले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वॉटलेस करंट। अब इस चीज़ का एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को ट्रांसफार्मर पढ़ने के बाद समझा दूंगा। अभी बस बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ट्रांसफार्मर है तो तुमने देखा होगा एक साइड से ऐसे तार आता है, दूसरे साइड से जाता है, तो इनकमिंग को प्राइमरी बोलते हैं, आउटगोइंग को सेकेंडरी बोलते हैं। तो कई बार अगर सेकेंडरी तुम्हारा कुछ नहीं है, ओपन है ना, तो इनकमिंग जो प्राइमरी में करंट फ्लो करती है वो वॉटलेस करंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपोजिट साइड में पावर है ही नहीं। अब ये चीज़ ट्रांसफार्मर जब इस चैप्टर के एंड में पढ़ोगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा उतना अच्छे से। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एवरेज पावर निकालेंगे रजिस्टर में, कि भाई रजिस्टर में एवरेज पावर कितना कंज्यूम होगा। ठीक, उसके बाद इंडक्टर में भी निकालेंगे, कैपेसिटर में भी निकालेंगे, और ये भी निकालेंगे कि एनर्जी कितना स्टोर होगा इंडक्टर और कैपेसिटर में। ठीक है, चलो इसको नोट करो। तो अब हम लोग निकालेंगे एवरेज पावर जो कि एक रजिस्टर से एसोसिएट करेगा, मतलब उसमें जितना पावर कंज्यूम होगा या फिर डिसिपेट होगा। रजिस्टर ऑब्वियसली वेस्ट करता है कुछ काम, उसका पावर वेस्टेज का काम बहुत कम जगहों पे है ना, हीटर में है, बल्ब में भी है, वैसे इम्पॉर्टेंट है, बट अब नहीं यूज़ होता क्योंकि अब हमारे पास CFL आ चुका है। और CFL आया उसके बाद अब क्या आ गया है? अब आ गया LED, लाइट इमिटिंग डायोड। जब चैप्टर 14 पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में। ठीक है, तो अभी अगर रजिस्टर की बात करें तो इसमें अगर वोल्टेज मान लो V0 sin ωt है तो करंट कितना होगा? I0 sin ωt। बताओ ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? है ना। तो अगर मान लेते हैं कि dt टाइम की बात करें तो कितना वर्क करना पड़ेगा अपने को? dw, भाई इतना करंट फ्लो कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो dw जो होगा वो क्या होगा? p dt होगा कि नहीं होगा? अच्छा, p क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट है नहीं, एवरेज पावर p क्या होगा? V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो dw क्या हो जाएगा? V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t। हाँ या नहीं? अच्छा, ये तो dt भी लिखना पड़ेगा ना, dt। ठीक, अब क्या करना है भाई? अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t तक, w मिलेगा, और w/t लिखेंगे तो ये क्या होगा? पावर एवरेज। ठीक, तो 1/t इंटीग्रेशन 0 से t V0। अच्छा, V0 I0 को बाहर फेंक दूं क्या? V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ठीक है, और फिर ये 2 को बाहर भेज देते हैं। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा? देखो यहाँ से t बचेगा, और ये cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कई बार कर चुके हो, 0 आता है हमेशा, याद होगा शुरुआत में इस चैप्टर के कई बार किए हम। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ V0 I0 बाई 2t इंटू टी कटेगा तो कितना? VRMS इंटू IRMS। जिसको भी डाउट है पीछे कॉपी पलटो, देखो, करे हो, cos 2 ओमेगा टी बहुत बार किए हो। ठीक है, क्या आएगा? साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, फिर ओमेगा की जगह 2π/t रखना, एक बार t रखोगे, एक बार 0 रखोगे, फिर जो भी आएगा कट जाएगा। तो उसको बार बार मैं यहाँ लिखूँ उसकी क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो अब यहाँ से इस पावर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं VRMS का स्क्वायर बाई R या IRMS का स्क्वायर इंटू R। बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमने निकाल लिया एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रजिस्टर। बहुत ही सिंपल था, कुछ खास नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर कितना होगा। याद है हमने कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड निकाली है, याद है, ½ CV²। तो इंडक्टर में कितना होता है वो भी निकाल लेते हैं। चलो इसको नोट करो। तो अब चलो निकालते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो इंडक्टर जब सर्किट में लगा होता है तो क्या होता है? वो करंट को अपोज करता है, करंट के फ्लो को, मतलब चेंज को। ठीक है, तो पहले क्या होता है? करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है, फिर इंडक्टर बोलता है रुक, अभी नहीं आने दूंगा मैं। फिर इंडक्टर के अपोज करते हुए बैटरी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, और वो जब इंडक्टर का अपोजिशन पूरा कंप्लीट करता है तो फिर करंट फ्लो होना
शुरू होता है, ठीक है। बट इस केस में, एसी के केस में क्या होता है, वो हर साइकिल में अपोजिट बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अगर इंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रही थी और उसका इंडक्टेंस एल था, ठीक है, और करंट जो बढ़ रही है वो डी आई बाई डी टी के रेट से है, ठीक है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, डी आई बाई डी टी। तो उसमें बैक ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा भाई, इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये कितनी बार अपन निकाल चुके हैं, ठीक है, कितना ईएमएफ आता है, ठीक। अब देखो भाई, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसके अगेंस्ट अपने को वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो टी टी टाइम में अगर डी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, पी डी टी, ठीक है कि नहीं, बताओ, ठीक है ना। अच्छा, तो पी डी टी क्या हो जाएगा, पी क्या होगा, ई आई डी टी। अच्छा, ई की वैल्यू कितनी है, माइनस एल डी आई बाई डी टी इंटू आई डी टी। तो ये डी टी गया तो ये क्या हो गया, माइनस एल आई डी आई, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 से डब्लू, ये 0 से आई नॉट ले लें, आई ले लें, आई नॉट ले लेते हैं, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करके तो लिख सकते हो ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो ये मेरे को लगता नहीं कि है। कितना होगा, इधर आएगा डब्लू और ये माइनस एल आई स्क्वायर बाई 2, आई नॉट पुट करोगे तो आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एल आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है, या हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। अब इतना वर्क हमने किया, इतना वर्क हमने किया, तो कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा इंडक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होता है, याद है ना। कितना एनर्जी स्टोर हुआ भाई, जितना हमने किया उसका ठीक उल्टा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या हो जाएगा, यू एल कितना हो जाएगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। बताओ समझ में आया क्या, सिंपल है, ठीक। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे कि भाई कितना एवरेज पावर हो सकता है इंडक्टर के साथ। तो नेक्स्ट निकालेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ इंडक्टर। चलो तो अब निकालते हैं एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ इंडक्टर। तो यहाँ आर को हटा के एल कर देते हैं, ठीक। तो भाई क्या होगा, एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट पीछे रहेगा, फेज डिफरेंस फाई आएगा, कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा, ये सब जानते हो तुम लोग। तो वोल्टेज अगर है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक। ये इसको थोड़ा उल्टा करके लिखूं क्या, यहाँ माइनस ले आऊँ, माइनस साइन, ये माइनस यहाँ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिखूं क्या, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी कितना होगा, कॉस ओमेगा टी, क्या होगा, तो आई कितना मिलेगा, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब जो वर्क डन होगा स्मॉल टाइम डी टी में हो जाएगा पी डी टी, पी कितना हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट विथ माइनस साइन साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, बोलो ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू 2, और ये 2 जब ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी डी टी, बोलो ठीक। अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दूं तो यहाँ पे जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t तक, 0 से w तक, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। ये वर्क डन निकलेगा। अपने क्या निकालना है, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर क्या होगा, वर्क डन बाई टाइम, तो p एवरेज क्या हो जाएगा, w बाई टी, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई टी। मतलब अगर देखें तो वहाँ पे क्या है, माइनस वी नॉट आई नॉट बाई 2, वी नॉट आई नॉट बाई 2t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक। अब साइन 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन तुम लोग कर सकते हो, और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जितनी भी साइनोसाइडल क्वांटिटीज़ हैं उनको अगर अपन कंप्लीट टाइम पीरियड पे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता था, हर बार 0 मिलता था ना। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, 0। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, इंटीग्रेशन खुद कर सकते हो, साइन 2 ओमेगा टी को क्या लिखोगे, कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा
फिर कैपिटल टी पुट करना, ओमेगा को 2π/t लिख के और 0 पुट करना, सब्ट्रैक्ट कर लेना, मिल जाएगा। तो जो एवरेज पावर डिसिपेट होगा हर साइकिल में इंडक्टर में वो कितना होगा, 0। ये चीज़ हम बोलते आ रहे थे इतने देर से, लेकिन अभी हमने इसको प्रूव कर लिया है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो इसमें होता क्या होगा देख रहे हो, अगर मैं बात करूं साइनोसॉइडल वोल्टेज की, तो ये ऐसा आएगा, है ना। तो वो जो होगा ना वो इतने में क्या होगा, इतने में वो स्टोर करेगा एनर्जी, फिर इतने में वो गायब कर देगा उस एनर्जी को, फिर दूसरे साइड में यहाँ तक एनर्जी स्टोर करेगा, फिर यहाँ तक उस एनर्जी को रिलीज कर देगा। ठीक है, यही इंडक्टर का काम होगा। तो वह हर क्वार्टर साइकिल में एनर्जी स्टोर करेगा और अगले क्वार्टर साइकिल में एनर्जी निकाल के फेंक देगा। ठीक है, फिर अगले में स्टोर करेगा, फिर अगले में फेंक देगा, ऐसे ही वो करता रहेगा। बताओ समझ में आई है? ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर अपन निकालेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो अब देखो कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा भाई, तो कैपेसिटर के लिए हम लोग वोल्टेज का फॉर्मूला जानते हैं, या Q = CV जानते हैं। वहाँ से वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स में वो क्या हो जाएगा, Q/C। ठीक, बताओ इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है, पक्का? ओके, तो अब देखो इसी में याद करो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V = W/Q होता है। अब अगर मैंने dq चार्ज ट्रांसफर किया एक प्लेट से दूसरे प्लेट में, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, dw। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, तो ये dw/dq लिख सकता हूँ क्या, तो dw = V dq लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, तो dw, V की वैल्यू Q/C dq हो जाएगा, हाँ या नहीं। इंटीग्रेट कर दो 0 से W और ये 0 से Q, क्या हो जाएगा, W = क्या होगा 1/C और ये क्या होगा Q²/2। लिमिट थोड़ी पुट करना है, तो हाफ ये Q²/2C। ठीक, अच्छा Q की वैल्यू C² V²/2C लिखें, C काटें, हाफ CV²। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसानी से आ गया कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड, आया ना, कोई दिक्कत इसमें? यही हमने जब कैपेसिटर चैप्टर 2 में पढ़े थे तो भी ये सेम फार्मूला ही निकाले थे, याद है? चलो इसको नोट करो, फिर अपन निकालेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद कैपेसिटर। तो चलो एवरेज पावर निकालते हैं कैपेसिटर में भाई। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, इसमें वोल्टेज पीछे छूट जाता है, करंट आगे आ जाती है। ठीक है ना, तो अगर वोल्टेज अपना क्या है, V = V0 sin ωt, तो करंट क्या होगा, I0 sin ωt प्लस π/2। ठीक है, अब sin ωt प्लस π/2 क्या होगा, sin ωt प्लस π/2 क्या होगा, cos ωt होगा क्या, पक्का। तो ये क्या हो जाएगा, I0 cos ωt। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मेरे को dw करना हो वर्क dt टाइम में, तो p dt होगा। अब p क्या हो जाएगा, V0 I0 sin ωt cos ωt dt, हाँ या नहीं। तो V0 I0/2 sin 2ωt dt ये आया dw। तो यहाँ से एवरेज पावर क्या होगा, W/T। इसको करेंगे इंटीग्रेट 0 से W 0 से कैपिटल T। ठीक है, ठीक है ना। ये जो भी आएगा V0 I0/2T इंटीग्रेशन 0 से T sin 2ωt dt। हाँ, अब इसको मैं कर रहा हूँ कि 0 लिख दूँ, तो समझ में आई बात। तो इसका भी काम सेम है कि हर क्वार्टर साइकिल में एनर्जी को स्टोर करेगा, फिर अगले क्वार्टर साइकिल में क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और इस तरीके से ये जो एवरेज पावर होगा वो 0 रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत किसी चीज़ में? ठीक है, तो चलो एंजॉय करो फिर।